तो बच्चों अब मैं आपको 12वां अध्याय पढ़ाऊंगी। तो 12वां अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके पात्र भी बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले है मायाराम, अमित, अमित की माता जी, धनीमल, मधु, डाकिया, रेखा, मधु की सहेली, सरिता। तो अब हम अध्याय पढ़ेंगे। मायाराम जी के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। अमित की शादी होने में सिर्फ एक महीना ही तो रह गया था, इसलिए जेवर, कपड़ा सब कुछ अभी ही बनवाना था। कितने कार्ड छपाए जाएंगे, किन किन को बुलाना होगा, जिन्हें बुलाया जाएगा उन सबको क्या क्या देना होगा, सभी बातें निश्चित की जा रही थी। मायाराम जी अपनी पत्नी से विवाह के प्रत्येक कार्य में सलाह ले रहे थे। मायाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, अमित की माँ, यह बताओ शादी के बाद प्रीति भोज करना है कि नहीं। उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, वैसे हमारे यहाँ शादी के बाद तो दावत होती नहीं है, पहले ही मरे पर सब बिरादरी वालों और जान पहचान वालों को खाना खिला देते हैं। परंतु तुम यह तो सोचो कि आजकल शादी के बाद ही दावत दी जाती है। यदि हम लोग प्रीति भोज नहीं देंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। फिर बड़े घर की लड़की आ रही है, दावत नहीं देंगे तो सब लोग बातें बनाएंगे। तो ठीक है, दावत बाद में ही हो जाएगी और आप अमित से भी सलाह कर लें, वह क्या चाहता है। उनकी पत्नी ने कहा, अमित तो शादी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, बस इतना ही कह देता है कि जैसा आप उचित समझे वैसा ही कर लें। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में, तो दावत शादी के अगले दिन ही हो जाएगी। पर यह तो बताओ कि बहू के लिए जेवर कपड़ा क्या क्या खरीदना है। देखो, अमित की माँ मायाराम जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, 2 सेट और 4 कंगन सोने के चढ़ा दो। अब मायाराम जी के घर में शादी का माहौल था और वो शादी की तैयारियों में तल्लीन थे। उनकी पत्नी को इतना जेवर कम सा लगा, इसलिए एकदम बोल पड़ी, बस इतने ही गहने चढ़ाओगे? एक अकेला ही तो बेटा है, एक लौती बहू के लिए इतना जेवर कम है। हमारे समय में 1-1, 2-2 किलो सोना चढ़ाया जाता था। तभी मायाराम जी गुस्से से बोल पड़े, 1 किलो सोना चढ़ाने की बात करती हो? 1 किलो सोने के जेवर पता है कितने रुपयों के आएंगे? कम से कम 2.5 लाख रुपयों के। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए का नाम सुनकर चौंकी और बोली, कितनी महंगाई बढ़ गई है आजकल, बताओ, पैसे की कोई कीमत तो रही ही नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अच्छा, तुम एक काम करो, जितना तुम खरीद सकते हो उतना खरीद लो। कुछ सोना मैं अपने पास का दे दूंगी, उससे सरिता के लिए नए फैशन के जेवर बनवा देना। तुम अपना सोना दोगी चढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए रखो अपना सोना। मायाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में जेवरों का? बुढ़ापे में कोई जेवर पहनकर थोड़ी ना सजूंगी। वैसे भी सब बहू बेटे के ही काम आएगा। तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ। बुढ़ापे में यदि अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी हो जाती है,
कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। बड़े विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरा बेटा अमित ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान रखता है वह मेरा। देखना, वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। तुम अपने बेटे के बारे में जानती हो, परंतु आने वाली बहू के बारे में नहीं। यदि बहू तेज हुई तो बेटा क्या करेगा? मायाराम जी की बात उनकी पत्नी की समझ में कुछ नहीं आई। वह बोली, हाँ, यह बात तो सही है। ठीक है, जितना जेवर तुम खरीद सकते हो उतना ही चढ़ा देना, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बड़े घर की लड़की आ रही है, थोड़ी ज्यादा जेवर ही खरीद लेना। कम जेवर चढ़ाएंगे तो हमारी नाक कटेगी। नाक किस बात की कटेगी? जितना पैसा हम अपने पास होगा उतना ही जेवर चढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, यह बताओ कि साड़ियाँ कितनी खरीदनी है? 11 साड़ियाँ चढ़ा देंगे बहू को। बस 11 साड़ियाँ ही? कम से कम 21 साड़ियाँ तो चढ़ानी ही चाहिए। तुम अपनी बदनामी कराओगे। क्यों? इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता किया है, बड़े घर की लड़की को चढ़ाना तो अच्छा ही पड़ेगा। धनीमल जी भी तो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं। 5 लाख रुपए में तो अच्छे से अच्छा सामान देंगे। मायाराम जी कुछ उत्तेजित से होकर बोले, वे चाहे कुछ भी दें, हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, ना ही हमने उनसे कुछ मांगा है। उन्होंने स्वयं इतना पैसा शादी में लगाने के लिए कहा है, और जहाँ तक हमारी ओर से शादी में चढ़ाने की बात है, हमारे पास जितना होगा उतना ही जेवर कपड़ा चढ़ाएंगे। मायाराम जी के उत्तेजित होकर बोलने से अमित और उसकी छोटी बहन मधु कमरे में आ गए। उन्हें लगा न जाने किस बात पर उनके पिताजी इतने उत्तेजित हो गए हैं। अमित की माँ उठकर बाहर चली गई। मायाराम जी ने अमित और मधु को अपने पास बैठाया और उनसे कार्ड छपवाने के लिए सलाह लेने लगे। अमित तो मधु का एकलौता भाई था। मधु चाहती थी कि वह अपने भाई की शादी में अपनी सभी सहेलियों को बुलाए, इसलिए उछलते हुए वह बोली, भैया 30 कार्ड तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब सहेलियों को आमंत्रित करूंगी। अभी उन तीनों की बातें चल ही रही थी, दरवाजे पर घंटी बजी। मधु दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसे इंतजार था पोस्टमैन का। उसने सोचा कि शायद आज उसकी सखी रेखा का पत्र आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे पर धनीमल जी खड़े थे। मधु ने उनका अभिवादन किया और अंदर बुलाकर बैठने को कहा। धनीमल जी की आवाज सुनकर मायाराम जी भी बाहर आ गए। वे दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। धनीमल जी ने कहा, भाई साहब, शादी में सिर्फ 1 महीना ही रह गया है। मैंने सोचा कुछ देन लेन के बारे में बात कराऊं। उत्तर में मायाराम जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी में हम 5 लाख लगाने की सोच रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यह पैसा कैसे खर्च कराना चाहते हैं। जैसा आप उचित समझे वैसे ही खर्च कर दें। वैसे भगवान की दया से हमारे पास एक रहने योग्य मकान भी है और घर में हर तरह की सुख सुविधा भी है,
और सामान भी है। धनीमल जी ने बड़े ही अंदाज में कहा, भाई साहब यह बात तो आपकी सही है, पर मैं यह सोच रहा था कि 3 लाख का तो एक फ्लैट में सरिता के नाम कर दूं। फ्लैट का नाम सुनकर मायाराम जी चौंके और बोले, फ्लैट फ्लैट का क्या करना है? अच्छा खासा मकान है हमारा, कमरे भी कई हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यह बात सुनकर पर भाई साहब, आजकल के बच्चे तो अलग रहकर ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। यह बात सुनकर मायाराम जी को क्रोध आ गया। वे गुस्से से बोले, तो क्या आप यह चाहते हैं कि अमित आपके फ्लैट में जाकर अपनी गृहस्थी बसाएगा? क्या हमने इसी दिन के लिए उसे पालकर बड़ा किया है? आप तो नाराज हो गए। धनीमल जी ने कुछ संभल कर कहा, बात ऐसी है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को भी एक एक फ्लैट शादी में दिया था। इससे उन्हें शादी के बाद गृहस्थी बसाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। मैं चाह रहा था कि सरिता को भी एक फ्लैट दे दूं। फ्लैट की बात मायाराम जी के दिल में जा चुभी। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। अब धनीमल जी की इतनी सारी बातें सुनकर देखिए किस तरह से मायाराम जी का बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया उनका, और वो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं धनीमल जी, आखिर वो चाहते क्या हैं। और अगर इस तरह से अगर उन्होंने अपनी बेटी के लिए फ्लैट ले लिया और अगर मेरा बेटा और बहू वहीं फ्लैट में जाकर रहने लगेंगे और हमारे साथ नहीं रहेंगे और हमें छोड़ देंगे, तो हम तो अकेले ही पड़ जाएंगे। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी और उनका बिल्कुल हृदय परिवर्तित हो गया धनीराम जी की बात सुनकर। तो आगे पढ़ेंगे हम। उन्हें यह आभास होने लगा कि यह सब धनीमल जी की चाल है और वे शादी के बाद अमित को हमसे अलग करा देंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए मायाराम जी ने उनसे पूछा, क्या सरिता हमारे साथ रहना पसंद करेगी? धनीमल जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर आप तो जानते ही हैं कि सरिता ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है, पर शादी के बाद थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना होता है। हाँ सो तो है, परंतु सरिता छोटी बेटी के होने के कारण बहुत ज्यादा लाड प्यार में पली बड़ी है। धनीमल जी बोले। मायाराम जी कुछ उत्तेजित हो उठे और बोले, कम लाड प्यार में तो हमारा अमित बेटा भी नहीं पला है। अमित हमारा इकलौता बेटा है, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है हमने। धनीमल जी ने बात पलटते हुए कहा, भाई साहब आप ये रुपये किस तरह से खर्च कराना चाहते हैं? रुपये ईश्वर की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। पिछले साल ही तो अमित को फैक्ट्री लगवाई है। बस हमें एक सुशील बहू चाहिए जो घर में सबके साथ प्रेम से रह सके।